हेलो एवरीवन। आज़ादा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम उनका स्विक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नता, डिफरेंसेस। स्टार्ट करेंगे। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ heterogeneous racial, lingual, religious and social groups which are further divided into various caste, classes and sector. इंडिया बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री अगर किसी को बोल जाती है तो वो है इंडिया। तो इंडिया रिपब्लिक जो है कंट्री, इसमें बहुत सारे रेशियल, लिंगुअल, रिलीजियस और सोशल ग्रुप्स हैं। ठीक है, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि आगे फिर से डिवाइडेड हैं किनमें? बहुत सारी कास्ट में, क्लास में और सेक्ट्स में। Running through all this diversity is the thread of India's basic unity which makes it a big nation of a rich composite culture. इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी इंडिया में क्या है? यूनिटी देखने को मिलती है, जिससे कि ये देश जो है एक बिग नेशन बनता है, बड़ा देश बनता है और उसके साथ ही इसमें कंपोजिट कल्चर देखने को मिलता है। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात देयर एग्जिस्ट्स द इंडियन कल्चर विच होल्ड द बॉन्ड ऑफ यूनिटी अक्रॉस ऑल द कल्चर्स ऑफ द कंट्री। अवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द बैकबोन ऑफ अवर नेशनल डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक इंडियन कल्चर हमें देखने को मिलता है। हमारी ये जो यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ये हमारी बैकबोन है हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए। हमारी कंट्री का डेवलपमेंट का बैकबोन है ये। वी शुड ऑल फील दैट वी आर वन डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस। हम सब ये फील करते हैं कि हम एक समान हैं, चाहे जितने सारे डिफरेंसेस भी क्यों ना हो। इवन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट फॉर एवरी वन टू फॉलो देयर रिलीजन एंड डेवलप देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये हक दिया हुआ है हर किसी को कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकता है, अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकता है। ये हमारा राइट है। डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर। अब फैमिली स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी हमें कैसे देखने को मिलती है? जनरली इट इज़ सीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज इन इंडिया, जॉइंट फैमिलीज एंड सिंगल और न्यूक्लियर फैमिलीज। यह बेसिकली हमारे यहाँ पे दो तरह की फैमिलीज होती हैं इंडिया में। एक होती है जॉइंट फैमिली और एक है न्यूक्लियर फैमिली, जिसे सिंगल फैमिली भी बोलते हैं। जॉइंट फैमिली में आप देखते हो कि कौन कौन होता है? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, अंकल, आंट, कज़न, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर्स। ये सब एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। और यहाँ पे हेड ऑफ़ द फैमिली कौन होता है? जहाँ तो ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर। तो अगर वो नहीं है तो फिर फादर या मदर, वो हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली को अगर देखें तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? छोटी फैमिली जो होती है उसमें सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे, माता पिता और उनके 2 बच्चे, जिसमें कि जहाँ तो फादर जो हेड ऑफ़ द फैमिली रहेगा या फिर मदर हेड ऑफ़ द फैमिली रहेगी। द कस्टम ऑफ जॉइंट फैमिली हैज़ प्रिवेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया बिकॉज इट हैज़ अ फ्यू एडवांटेजेस ऑफ इट्स ऑन। तो जॉइंट फैमिली का ये जो रिवाज है ये इंडिया में काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं। वो क्या हैं? After any tragedy such as death, accident, etc., other members of the family bring up the children of the parents who are no more. अगर फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, जॉइंट फैमिली के एडवांटेजेस बता रहे हैं हम। जॉइंट फैमिली में अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जैसे कि चाचा के बेटे बच्चे हैं, अगर चाचा वगैरह की डेथ हो गई है तो जो ताया जी होंगे, वो जो बड़े भाई होंगे उनके, वो उनके बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, तो उनके जो बच्चे होंगे, अगर किसी के साथ से ट्रेजेडी हो जाती है तो अदर मेंबर जो होते हैं फैमिली के, वो बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। In agricultural society, many hands are required for different jobs like saving, sowing, tilling, reaping the crops, etc. For this reason, the joint family is the most suitable form of family. एग्रीकल्चरल सोसाइटी, जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, जिनकी काफ़ी ज़मीन है, उन्हें बहुत सारे आदमियों की ज़रूरत होती है। एक अकेला पर्सन तो कर नहीं सकता। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो जो जॉइंट फैमिली वाले हैं, इसलिए जॉइंट फैमिली में रहते हैं कि खेती का काम जो है वो आसानी से हो जाता है। थर्ड देखो, द जॉइंट फैमिली डिपेंड्स अपॉन कंसिडरेशन, कॉपरेशन एंड शेयर लव, हैंस इट इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कैन डिस्टर्ब अ सिंगल फैमिली और अ न्यूक्लियर फैमिली, बट इट कांट इजली हार्म अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली जो है वो डिपेंड होती है कंसिडरेशन में, उनमें कॉपरेशन होता है। ठीक है, वो मिलजुल के काम करते हैं, लव शेयर करते हैं, एक चीज़ें एक दूसरे से शेयर करना वो जानते हैं।
तो मतलब उनके पास एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है, उनमें मतलब ताकत होती है, बल होता है, वो सारे इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं। उससे क्या होता है कि अगर कोई बाहर का इंसान अगर आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो आप इजली क्या होगा, आपको वो हार्म नहीं कर सकता। वैसे क्योंकि आपके फैमिली के मेंबर जो हैं वो ज़्यादा होंगे, तो एक अकेला इंसान आपसे आके क्या लड़ाई करेगा, वो भी आपसे डरेगा कि इस फैमिली के मेंबर बहुत ज़्यादा हैं, ये तो 4 भाई हैं, तो 4 भाई से मैं लड़ूंगा तो ऑब्वियसली मेरी ही हार होगी। तो ये चीज़ न्यूक्लियर फैमिली में नहीं होती है। वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग द जॉइंट फैमिली इज़ द बेस्ट। जहाँ पे दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करते हैं, वहाँ पे जॉइंट फैमिली बेस्ट है, क्योंकि उनके बच्चों की देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो उनके बच्चों की देखभाल कर देते हैं। नो डाउट द कॉइन हैज़ द अदर साइड टू। लेकिन कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है कि फैमिली में, जॉइंट फैमिली में सारे एडवांटेजेस ही हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। वो क्या है? In the joint family, a person cannot take decision independently. Decisions are made by the head of the family. Joint family में आप अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जो हेड ऑफ द फैमिली होगा उसने जो डिसीजन ले लिया वही फाइनल माना जाता है। In the joint family, many times members disagree with one another and quarrel over the distribution of joint property. So the single family form is better in such condition. Joint family में बहुत बार जो है मेंबर जो हैं वो डिसएग्री होते हैं किसी चीज़ पे। मान लो कोई फैमिली में कोई डिसीजन कर लिया है हेड ऑफ द फैमिली ने, तो दूसरे जो मेंबर होंगे वो उस पर डिसएग्री होंगे, तो उससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बहुत लड़ाई झगड़े जॉइंट फैमिली में होते हैं, और ये सिंगल फैमिली में ऐसा नहीं होता। हाउसिंग भी उसमें एक ग्रेट प्रॉब्लम रहती है जॉइंट फैमिली में। अगर बड़ा परिवार है तो सबके लिए अलग अलग से रूम तो होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो उसके लिए भी लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली जो है वो छोटे घर में भी एडजस्ट कर जाती है। सो वी कैन सी दैट द जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिलीज हैव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हमने देखा कि जॉइंट फैमिली के और न्यूक्लियर फैमिली जो है उनके अपने मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। तो ये हमारी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हमारी नीड्स या चॉइस पे डिपेंड करता है कि हमें जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए या फिर न्यूक्लियर फैमिली में। नेक्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है? मतलब कल्चर में जो विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ अ न्यू यूनिवर्सल इथिक इज़ द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस। द मैन मेड इन्वायरमेंट आल्सो डेवलप कल्चर। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है? एक नया यूनिवर्सल इथिक है जिसमें क्या कहता है कि हमारा डेवलपमेंट होता है, कोर्स ऑफ डेवलपमेंट और पीस, शांति मिलती है हमें उससे। मैन मेड इन्वायरमेंट में भी हमें कल्चर को क्या करते हैं, हम कल्चर को डेवलप करते हैं। द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी। कल्चर होता क्या है बेसिकली? कल्चर क्या होता है कि जो सोसाइटी का कस्टम्स होते हैं, उसके रीति रिवाज, आइडियाज़, आर्ट, रिलीजन्स, म्यूजिक, डांस एट्सेट्रा, ये सारा क्या है, हमारा कल्चर है। फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल, द फेस्टिवल दे सेलिब्रेट एंड देयर आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द कल्चर। लोग क्या खाना खाते हैं ये भी उनके कल्चर में आता है। कौन सा त्यौहार मनाते हैं, क्या आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, हाथों से बनाई चीज़ें वो बनाते हैं, वो सारे उनके कल्चर का पार्ट होता है। Cultural diversity has been at the center of the UNESCO concern since the organization came into existence more than 50 years ago. Cultural diversity जो है वो यूनेस्को के कहता अंडर भी आ चुकी है, क्योंकि इसके अंडर भी आ चुकी है। क्या हुआ था? 11 सितंबर 2001 को जब टेररिस्ट अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क पे, ठीक है, 11 सितंबर 2001 को टेररिस्ट अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क पे। तो यूनेस्को ने इसको डिक्लेरेशन दे दिया था कि कल्चरल डाइवर्सिटी को अडॉप्ट किया जाएगा, सारे जो कंट्रीज़ हैं। तो फिर इसमें 185 मेंबर स्टेट्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ को माना था, उन्होंने कल्चरल डाइवर्सिटी को अडॉप्ट किया था। इट इज़ परमेंटिंग एक्ट ऑफ न्यू इथिक बीइंग प्रमोटेड बाय द यूनेस्को एट द डॉन ऑफ द 21st सेंचुरी। ये एक नई चीज़ थी जो उभर के सामने आई थी और यूनेस्को ने इसको 21st सेंचुरी में मतलब इसको प्रमोट किया था। 21वीं शताब्दी की एक नई चीज़ थी। Today the world has about 6,000 communities and many distinct language. आज संसार में 6,000 से भी ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं और लैंग्वेज तो कितनी हैं, बहुत सारी, पता ही नहीं। Such differences naturally leads to diversity of vision, values, beliefs, practice and expression. इस तरह से कहता है कि
ये तो ऑब्वियसली बहुत नेचुरली बात है कि इतनी कम्युनिटीज़ होंगी, इतनी लैंग्वेजेस होंगी, तो डाइवर्सिटीज़ तो हमें देखने को मिलेगी ही। लोगों की सोच में, उनकी वैल्यूज़ में, उनके बिलीव्स में, वो जो उनकी प्रैक्टिस, एक्सप्रेशन, इसमें तो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी ही। लेकिन फिर भी सभी लोग क्या करते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी डिज़र्व करते हैं। द इंटरनेशनल माइग्रेशन रेट इज़ ग्रोइंग रैपिडली एवरी ईयर। हम देखते हैं कि जो माइग्रेशन रेट है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। माइग्रेशन क्या होता है, अपनी जगह से, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2002 ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एक रिपोर्ट पेश की थी इन्होंने 2002 में। उसमें ये बताया गया था कि नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैज़ डबल्ड सिंस 1970। 1970 से क्या हुआ है कि माइग्रेंट्स की जो नंबर है वो डबल हो गया है। अराउंड 175 मिलियन पीपल आर रिजाइडिंग अवे फ्रॉम द कंट्री ऑफ देयर बर्थ। 175 मिलियन लोग जो हैं वो अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं। 1 in every 10 person इन द डेवलप्ड रीजन इज़ अ माइग्रेंट। हर एक डेवलप्ड रीजन में 10 से, कहता है 1 से लेकर 10 के बीच में जो बंदे होंगे, इंसान हैं, वो क्या है, माइग्रेंट्स ही हैं, वो बाहर से आए हुए ही हैं। मोर माइग्रेंट्स आर कमिंग फ्रॉम कंट्रीज इवन फर्दर अवे, और अभी ही ज़्यादा माइग्रेंट्स जो हैं वो आते जा रहे हैं। डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डाइवर्सिटी कैसे है? इन द पास्ट इट हैड बीन द डिवीजन ऑफ लेबर व्हेन द अर्ली मैन डिस्कवर द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जब आदि मानव ने आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया था, तो उस टाइम पे भी कहता हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिली थी। कैसे कि कुछ लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड थे, कुछ लोग क्या करते थे, फाइट करते थे, कुछ लोग अपने आप को डिफेंड करते थे एनिमीज से। तो gradually some were engaged in the production of certain commodities while others were engaged in the exchange of commodities and others began to do manual jobs for them। तो इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं इंगेज हो गए चीज़ों को प्रोडक्ट करने में, ठीक है, सामान बनाने में। कुछ लोग उन्हें बेचने में इंगेज हो गए, और कुछ ने ना सामान बनाया ना बेचा, वो जॉब करने लगे, किसी के अंडर काम करने लगे। तो दस देयर वॉज अ डिवीजन ऑफ लेबर विच इनेबल्ड द अर्ली पीपल टू मार्च टुवर्ड सिविलाइजेशन। इसी तरह से डिवीजन ऑफ लेबर बन गया, ठीक है, काम का जो था वो उसको डिवाइड कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ, सिविलाइजेशन की तरफ, ये सभ्यता की तरफ ये लोग, जो पुराने लोग थे, वो बढ़े। जब आदमी ने सोसाइटी में रहना शुरू किया तो जो द एक्टिविटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो जो एक्टिविटीज़ थी, जो काम थे, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा? पहला था प्राइमरी एक्टिविटीज़, जिसमें आता है एग्रीकल्चर, हंटिंग, फिशिंग, हर्डिंग एट्सेट्रा। सेकंड था सेकेंडरी एक्टिविटीज़, उसमें आता है वीविंग, डाइंग, कातना, ये रंगाई का काम, और कारपेंट्री, इसका लकड़ी का काम। उसके बाद था टेरिटरी एक्टिविटीज़, इसमें क्या आता था, टीचिंग, बैंकिंग, इंजीनियरिंग एट्सेट्रा। ये सारी एक्टिविटीज़ जो थी, ये सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। दस ऑल द ह्यूमन बींग्स आर इंगेज्ड इन दीज 3 एक्टिविटीज सच एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स थे वो सारे इसमें क्या होने लगे, इंगेज्ड होने लगे। तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी डाइवर्सिटीज़ है, इसमें भी देखो विभिन्नता है। अब डाइवर्सिटी देखो, कास्ट में, लैंग्वेज में, रिलीजन में और वे ऑफ वर्शिप में। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट लैंग्वेज चेंजेस आफ्टर एवरी 30 किलोमीटर और सो। ये कहता बहुत इंटरेस्टिंग है सुनने में कि भाषा जो है हर 30 किलोमीटर के बाद जाके चेंज हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। हम जहाँ रहते हैं, हमारे गांव की लैंग्वेज जो है वो अलग होगी, यहाँ से थोड़ा हम आगे जाएंगे, थोड़ा एरिया में, तो वहाँ पे लैंग्वेज अलग है। अगर हम यहाँ हम रहते हैं, यहाँ से अगर हम जम्मू चले जाते हैं, तो जम्मू के लोग जो हैं वो डोगरी भाषा बोलते हैं, तो उनकी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, लैंग्वेज जो है वो चेंज है, हर 30 किलोमीटर पे आपको चेंज लैंग्वेज मिलेगी। इंडिया में टोटल जो 22 जो है वो नेशनल लैंग्वेज हैं। सिर्फ हिंदी ही नेशनल लैंग्वेज नहीं है, 22 नेशनल लैंग्वेज हैं, राष्ट्रीय भाषा है, याद रखना आपने। कौन कौन सी? हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगाली, ओरिया, असामीज़, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। तो डोगरी भी नेशनल लैंग्वेज है। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन रिलीजन्स ऑल्सो इन इंडिया। धर्म को लेके भी इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं।
जैसे कि हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है, इस्लाम है, एटसेट्रा। तो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, रिलीजन है और इनके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन हैं जो कि इंडियन पॉपुलेशन को मिला के बनते हैं। दे हैव देयर सेपरेट बेस ऑफ प्रेयर, इनका अपना तरीका है प्रेयर करने का और अपना तरीका है अपने त्योहारों को मनाने का। जो हिंदू होते हैं वो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं मंदिरों में जाके, जो मुस्लिम हैं वो नमाज पढ़ते हैं कहाँ, मस्जिद में जाके। सॉरी। सिख लोग जो हैं वो अरदास वगैरह करते हैं कहाँ, गुरुद्वारे में जाके। और क्रिश्चियन जो हैं वो प्रेयर करते हैं गॉड की चर्च में जाके। Children born of the same parents have different habits, liking and food habits, but we are all children of one God. बच्चे जो हैं वो अलग अलग, कहता है सेम पेरेंट्स के जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी उनकी हैबिट्स, लाइकिंग्स और फूड हैबिट्स जो हैं वो चेंज होती हैं। हम अपने भाई बहनों को देखते हैं तो क्या हम, अगर हम भाई बहन हैं तो क्या हमारी सारी आदतें सेम होगी, जो चीज़ें हम खाते हैं वही भाई खाता होगा? ऐसा नहीं है, हमारी आदतें अलग होती हैं उनसे। तो ये सारी डाइवर्सिटीज़ कहता होने के बावजूद भी हम सिर्फ क्या हैं, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, हम एक ही भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, एक ही भगवान के हम बच्चे हैं। हाउ कैन वी विंग टू रिकोगनाइज डाइवर्सिटीज़ एज स्ट्रेंथ, हम इस चीज़ को कैसे रिकोगनाइज कर सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है, मतलब विभिन्नता होने के बाद भी, इतनी सारी डिफरेंसेस होने के बाद कि ये हमारा स्ट्रेंथ है। We need to recognize our diversity well and use them as our strength. हमें अपनी डाइवर्सिटीज़ को रिकोगनाइज तरीके से रिकोगनाइज करना चाहिए और उसे अपनी एज अ स्ट्रेंथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसी को लेके डॉक्टर आर के मुखर्जी ने क्या बोला, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डाइवर्सिटीज इन डिफरेंट फील्ड्स, फिजिकल, सोशल, लिंग्विस्टिक, कल्चर एंड रिलीजियस, देयर इज़ फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया अंडरलेइंग दिस डाइवर्सिटी। कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, जैसे फिजिकल, सोशल, ठीक है, फिजिकल हो गया कि जैसे हमारी बॉडी को लेके कि सब लोग तो एक जैसे नहीं हैं। अब आप देखते हैं कि लद्दाखी जो हैं वो हमसे कितने अलग हैं, कश्मीरी जो हैं वो हमसे कितने अलग हैं, साउथ इंडियन देखो कैसे अलग है हमसे। तो ये हमारी फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है। सोशल, सामाजिक तौर पे देख लो। लिंग्विस्टिक, हमारी भाषा अलग अलग है। कल्चर हमारा अलग है, वो लोग कुछ और त्यौहार मनाते हैं, हम कोई और त्यौहार मनाते हैं, हमारे त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। धर्म हमारे अलग हैं। तो इन सब की डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया जो है, कहता क्या है, इतनी विभिन्नता होने के बाद भी उसमें क्या है, स्ट्रेंथ है, एक फंडामेंटल यूनिटी है उसके अंदर। इंडिया हैज़ रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम अदर कंट्रीज बाय इट्स नेचुरल बाउंड्रीज। इंडिया हमेशा से ही बाकी अपनी नेचुरल बाउंड्रीज की वजह से बाकी कंट्रीज से क्या रहा है, आइसोलेटेड रहा है, अलग रहा है। दीज बाउंड्रीज हैव सेपरेटेड इट फ्रॉम द, कैसे अलग करती है, जैसे एशिया से, द हिमालयज इन द नॉर्थ, हिमालय है हमारे नॉर्थ में, असम हिल है नॉर्थ ईस्ट में, सुलेमान रेंज है और अदर माउंटेन्स है नॉर्थ वेस्ट में, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है साउथ साइड में, जो कि क्या करते हैं, एक अलूफ बना के रखते हैं, जिससे सेपरेट सिंगल पार्ट ऑफ द ग्लोब, वो ग्लोब पे हमारे अलग से ही एक सिंगल पार्ट दिखाई देता है। Ancient times and also according to our religious literature, the entire country has been mentioned under a one name, भारत वर्षा। तो पुराने टाइम पे और हमारे रिलीजियस धर्म के जो धार्मिक जो किताबें हैं उनके अकॉर्डिंग पूरे भारत को एक नाम से बुलाया जाता था, वो था भारत वर्षा। In terms of political unity, Indian rulers in olden times were always eager to establish their rule over the whole of India. तो पॉलिटिकल यूनिटी के तौर पे अगर हम देखें तो इंडियन रूलर जो थे पुराने टाइम पे वो हमेशा इस चीज़ के लिए उत्सुक रहते थे कि हम पूरे इंडिया पे ही कब्जा कर लें। तो अशोक जो था वो लगभग पूरी कंट्री पे उसने क्या कर लिया था, राज कर लिया था, उसने पूरी कंट्री को अपने अंडर कर लिया था। उसके बाद इसलिए उसको चक्रवर्ती राजा बोला जाता था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने भी काफ़ी कोशिश की पूरे इंडिया को जीतने की, लेकिन वो पूरे इंडिया को जीत नहीं पाए। अकबर और उसके बाद ब्रिटिश रूल आ गया, ठीक है। इंडिया हैव अ पॉलिटिकल यूनिटी विच वाज नॉट, उससे पहले इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, राजनीतिक एकता नहीं थी, लेकिन जब अकबर और ब्रिटिश रूल आया उसके बाद ये चीज़ आई थी, ठीक है, पॉलिटिकल यूनिटी। तो इसके लिए डॉक्टर बी ए स्मिथ ने बोला था, इंडिया देयरफॉर
possesses and always has possessed for considerably more than 2000 years ideal political unity. इंडिया कहता है इसीलिए, possesses and always has possessed, इंडिया इसीलिए कहता है कि इंडिया इसीलिए रखा है और रखेगा, ऑलवेज हैज़ पोजेस्ड, रखेगा, लगभग 2000 सालों से उसने जो आदर्श पॉलिटिकल यूनिटी बना के रखी है वो आगे भी रखेगा. इंडिया हैज़ बीन अ कंट्री इन विच डिफरेंट रिलीजन सच एज इस्लाम, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड यूरोटेरियनिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड प्रैक्टिस्ड एंड फॉलोड. इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, इस्लाम, हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, क्रिश्चियनिटी, जिनको वो फॉलो करता आ रहा है. इंडिया एज अ नेशन हैज़ एब्जॉर्ब्ड ऑल रिलीजन्स दैट केम इनटू इट्स फोल्ड. इंडिया वो राष्ट्र है जिसने सारे रिलीजन्स को क्या एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है. एवरी रिलीजन हैज़ द राइट टू वर्शिप. हर धर्म को अपने तरीके से पूजा करने का अधिकार है. वो किसी भी होली प्लेस में जा सकते हैं अपनी मर्जी से. फ्रीडम ऑफ वर्शिप है सारे सिटीजन्स को, वो अपने तरीके से पूजा कर सकते हैं. कोई कहीं पे भी जाना चाहता है कि मंदिर में, मस्जिद में, आपको कोई मनाही नहीं है, आप जा सकते हैं. आप धर्म को मान सकते हैं, आपको धर्म को नहीं मानना तो भी ना माने, ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन. यहाँ मतलब कोई स्टेट रिलीजन नहीं है कि इस स्टेट में ये वाला धर्म है तो आपको इसी को लागू करना मानना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है. वी आर ऑल बाउंड बाय अ कॉमन रिलीजन, द रिलीजन ऑफ बीइंग एन इंडियन. हम सारे सिर्फ एक कॉमन रिलीजन से बंधे हुए हैं और वो रिलीजन क्या है? इंडियन, कि हम सब क्या हैं? भारतीय हैं. Thus, in spite of the diversities of color, race or language, the unity of people right from the Himalayas in the north to the Rameshwar in the south and from Assam in the east to Gujarat in the west is an established fact. तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी, रंग को देख के देख लो, रेसेस अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, धर्म अलग हैं, उसके बावजूद भी लोगों में यूनिटी है. हिमालय से लेके रामेश्वर तक, वो कहते हैं ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और असम से लेके गुजरात तक, एक ही तरह की हमारे में क्या है? यूनिटी है, और ये एक फैक्ट है. तो हमारा डाइवर्सिटी वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. देखिए, फर्स्ट देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स. वी शुड ऑल फील दैट वी आर वन डिस्पाइट ऑल द डाइवर्सिटीज़. बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी हम सब एक हैं. वेयर मदर, फादर एंड अनमैरिड चिल्ड्रन लिव टुगेदर, द फैमिली इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. Teaching, banking, etc. all called territory activities. We are all the children of one God. We are all bound by a common religion and that is being called Indian. True, false देखो. A single family is called a nuclear family. True. A joint family is called a nuclear family. False. Urdu is the national language of India. That is true. Banking is the primary activity. That is false. टेरिटरी एक्टिविटी है. फार्मिंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. ट्रू. थर्ड देखो, सिंगल फैमिली तो आएगा इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. मुस्लिम्स गो टू द मॉस्क्यू. चर्च इज अ हॉली प्लेस ऑफ क्रिश्चियंस. हिंदूज वर्शिप इन अ टेम्पल. और चक्रवर्ती राजाज परफॉर्म्ड अश्वमेधा यज्ञास. टेक द करेक्ट ऑप्शन. Nuclear family is called a single family. The number of migrants has doubled since 1970. Farming activity is a primary activity. Language in India changes every 30 kilometer. We all are the children of one God. और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय. थैंक यू.